नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम टॉक शो विद अनुज गुप्ता में। हमारी कड़ी है बुकमैन ऑफ इंडिया। हम अपने प्रोग्राम में हर बार चर्चा करते हैं बुकमैन ऑफ इंडिया की। हम अवगत कराते हैं बुकमैन ऑफ इंडिया का रोल भारत की प्रगति में किस तरह से सराहनीय है, लेकिन उसको नकार दिया जाता है। उसको केवल एक विक्रेता के रूप में देखा जाता है कि वो केवल किताबें बेच रहा है और अपना मार्जिन अर्जित कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करते हैं भारत के भविष्य में, किसी भी देश के भविष्य में, तो वैसे ही बुकमैन भी अपना पूरा रोल प्ले करते हैं। हम पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेट्स में जाकर सभी स्टेट से इस वेबिनार के माध्यम से सबसे मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ईस्टर्न यूपी के, यूपी देखा जाए बहुत बड़ा है, यूपी को एक साथ इकट्ठे करना अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज हम ईस्टर्न यूपी के कुछ बुकमैन के साथ हैं जो ईस्टर्न यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो क्षेत्रीय समस्याएं आती है, जो अपने एरिया की प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके प्लान को समझेंगे कि आगे उन्होंने किस तरह के प्लान किए हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं और एक एक कर वो अपना परिचय देंगे, बताएंगे अपने बारे में कि वो इस क्षेत्र में कब से हैं और उनका क्या योगदान रहा है। कानपुर से हमारे साथ है लांबा बुक डिपो से सजल जी। सजल जी, आपका मेरे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग हैं स्क्रीन पर इस समय और सभी लोग आप सब देख पा रहे होंगे, तो थैंक्स अ लॉट सर। सजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सजल जी, एक एक करके हम परिचय लेंगे आपका। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सजल लांबा, लांबा बुक स्टॉल कानपुर का प्रतिनिधि हूँ। मैं विगत 25 वर्षों से इस व्यापार में हूँ, जो मुझे मेरे पिता द्वारा विरासत में मिला है और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक पुस्तक विक्रेता हूँ। और हम बाकी की बातें आगे करेंगे। मानव जी है हमारे साथ लखनऊ से। मानव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानव प्रकाश लखनऊ से। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल बुक सेलर्स है। हम लोग के 2 ब्रांचेस हैं, एक हजरतगंज में और एक गोमती नगर में। हम लोग इस बिजनेस में, हमारे ग्रैंडफादर ने बिजनेस शुरू किया था सन 1930s में करीब, और फिर हमारे फादर और अंकल ने उसको टेक फॉरवर्ड किया और अब हम और हमारे ब्रदर इसको देख रहे हैं और मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन करके वो भी इसमें ज्वाइन कर रहा है। तो हम लोग 4th जनरेशन से इस बिज़नेस में हैं, कह सकते हैं कि, और इस बिज़नेस की सेवा कर रहे हैं। और हम लोग का एक यूनिक बुक शॉप है, हम लोग का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ऑल डिसिप्लिन ऑफ बुक्स अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। कोई भी डिसिप्लिन हो बुक्स का, स्कूल बुक्स हो, कॉलेज बुक्स हो, जनरल बुक्स हो, स्टेशनरी है, तो हम लोग वन स्टॉप पॉइंट हैं एजुकेशनल नीड्स के लिए। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया, हम लोग ने बहुत चीज़ें सीखी ओवर द इयर्स। मैंने इस बिजनेस को सन 1985 में ज्वाइन किया था, क्लास 10th के बाद। तो मुझको भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो, जैसे लांबा जी ने कहा कि वी आर प्राउड टू बी बुक सेलर्स, मैं भी बहुत प्राउड हूँ कि हम बुक सेलर हैं और हम लोग सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं, एक अलग तरीके से सर्विस कर रहे हैं। हर हर इंडिविजुअल अपने तरीके से सर्विस करता है। हम लोग हार्ड वर्किंग भी हैं, हम लोग फास्ट भी हैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी हैं, हम लोग रिलेशनशिप में भी बिलीव करते हैं। हम लोग जब लोगों से जुड़ते हैं, हम लोग एक डील के लिए नहीं जुड़ते, हम उनसे कम से कम 10-12 साल के लिए जुड़ते हैं।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग की रिलेशनशिप्स हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं। मनी हम लोग के लिए इतना वैल्यू नहीं होता, कोई कस्टमर आता है कहता है किताब वापस करना है, कुछ करना है, हम लोग उसको ग्रेजुअली हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी जगह आप कहीं जाइए नहीं होता है। तो वी आर प्राउड टू बी बुक सेलर्स एंड सर्विंग द नेशन, एंड थैंक यू अनुज जी फॉर हैविंग अस ओवर ऑल टुगेदर ओवर हियर। मानव जी, आपने एक बात बोली कि आपको प्राउड फील होता है एक बुकमैन कहलाते हुए, और ये सर्विस इंडस्ट्री को आप आगे लेके चल रहे हैं। मैं खुद मान सकता हूँ, आपने आज यहाँ पर जब सबके सामने ये बोला है कि आपका बच्चा जो है, बेटा, पढ़ाई करने के बाद इसी बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है। तो जी आपने पहले ही ये सोच लिया है और क्लास 10th के बाद से आपने यहाँ पर काम देखना करना शुरू कर दिया था। तो ये अपने आप में खुद दर्शाता है कि आप प्राउड फील करते हैं, तभी इस ट्रेड को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी आपके पास आया था और मैंने देखा कि आपके शोरूम पे जो भीड़ और जो लोगों के साथ एक आपका व्यवहार, वो बहुत ही अच्छा था। लोग मतलब अपना इंतजार कर रहे थे लाइन पे और शांति के साथ बने हुए थे, और हर तरह की किताबें आपके उधर हैं। अच्छा लगा मुझे देखकर, और आप नेक्स्ट जनरेशन को भी इसी ट्रेड में लाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी, और खुशी की बात है कि वो खुद आना चाहता है। ग्रेट। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आपने हमारे बारे में बोले, वेरी नाइस ऑफ यू। सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी नमस्कार। सुशील जी बुकमैन में 2 कड़ी निभा रहे हैं। जो वाराणसी में सप्लाई के साथ-साथ वो एक प्रकाशन पब्लिकेशन भी चलाते हैं, और इनकी स्कूल बुक्स भी आती हैं। सुशील जी, आप अपना परिचय दें। हमें भी ये विरासत में हमारे पिताजी के द्वारा ये व्यापार मिला है, और हमारा ये तीसरा जनरेशन इस व्यापार में चल रहा है। और हमने ये 1965 में हमारा ये व्यापार स्टार्ट हुआ है, और अब हम लोग इसको 1995 से हम इसमें लगे हैं। नहीं, और उसके बाद से हम लोग जब आए तो हम लोग मतलब उस समय स्टार्टिंग में हम लोग केवल वाराणसी में थे। वाराणसी के बाद 2002-3 में फिर हम लोग धीरे-धीरे ब्रांचेज़ अपना बढ़ाना शुरू किए, और इस समय हम लोग लखनऊ में भी हैं, गोरखपुर में हैं, इलाहाबाद में हैं, और कलकत्ता में भी हमें चला रहे हैं। मतलब इतना जगह हमने धीरे-धीरे, और हमारे जो बड़े भाई हैं सुधीर जी, जी। उन्होंने जो है इस व्यापार को जितना ज़्यादा गति दिया है, उन्हीं का देन है। और हम लोग एक अभी अभी और भी आगे स्टार्टिंग में जो है अभी बैंगलोर में भी हम लोग स्टार्ट किए हैं स्कूल बुक्स का ही काम। तो तो पूरे भारत में आपने सोच लिया है कि बुकमैन ऑफ इंडिया के हर एपिसोड में आना है आपको, कि चाहे वो ईस्टर्न यूपी का हो या साउथ का हो, तो हर जगह आप अपनी जगह, अपनी शाखा बनाएं। मेनली क्या है ना, हम लोग देख लिए कि स्कूल सप्लाई करके आगे बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। तो काउंटर जैसे यूनिवर्सल का इतना जो पुराना इतना आपका इनका काउंटर जो चल रहा है, एक वो बिजनेस एक तरीके से क्या है कि स्कूल सप्लाई देना एक अलग तरीके का काम है, मतलब बहुत गिर के काम करना पड़ता है। लेकिन एक शॉप खोल के अच्छे से नहीं, देखो सुशील जी, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा आपको। ये जो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छी सोच के लिए बुकमैन ऑफ इंडिया ने ये स्टेप उठाया है। मेनली क्या सप्लाई वाले में क्या प्रॉब्लम होता है कि स्कूल फीस हम लोग को इतना ज्यादा, मतलब वापसी को लेके हर चीज को लेके इतना ज्यादा करता है, इसलिए अब हम लोग धीरे धीरे जो डायरेक्ट काउंटर के चक्कर में आए हैं। नहीं सुशील जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस चीज को करेक्ट करना है। देखो, करेक्शन की जरूरत सब जगह होती है, चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे खाना बनाने की बात करें, या किसी भी क्षेत्र में करें, तो वो करेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है। तो ये करेक्शन हमें भी अपने ट्रेड में करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्किंग को हमें लेके चलना पड़ेगा। स्कूल, सप्लायर और प्रकाशक, इन तीनों की कड़ी, और इन तीनों की कड़ी के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो है एक प्रकाशक का प्रतिनिधित्व करने वाला रिप्रेजेंटेटिव जो स्कूल में जाता है। इन सब चीजों को बिल्कुल हमें एक अच्छे स्तर पर ले जाना होगा, कि कहीं पर भी मिथ ना हो, झूठ ना हो, अपनी सेल बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए, कि हम वापसी को रोक सकें। हम किताबों की सिलेक्शन को लेकर हम सरकार को भी ध्यान में रखते हैं, कि सरकार जो कहती है कि बस्ते का वजन भी ध्यान में रखते हुए किताबें कितनी लगानी चाहिए,
क्या चयन करना है विद्यालय को, ये सब चीजें हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से सब में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। चाहे वहां पे पेरेंट्स है, स्कूल मैनेजमेंट है, सप्लाई है, काउंटर है, जैसा भी जिसका जिस क्षेत्र में योगदान हो वो सफाई के साथ हो, अच्छे से हो, और वो हम सब मिलकर करेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं पांडे जी, नीतीश पांडे जी। नीतीश पांडे जी बलिया जिले से हैं। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी अनुज जी नमस्ते। मैं नीतीश न्यू शारदा पुस्तक सम्राट बलिया से हूँ और मेरी फर्म 1983 से काम कर रही है सेक्टर में। पिताजी ने चालू किया था और हम अभी 2 भाई हैं और दोनों बलिया में इसी व्यवसाय में हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है, पिताजी का भी उद्देश्य था कि हम अपने जनपद को भारत में बनने वाली हर वो नई चीज अपने जनपद के विद्यालयों को उपलब्ध कराएं, यहाँ के छात्रों को उपलब्ध कराएं। और ये पिताजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम अपने जनपद को कोई ऐसी चीज न रहे पूरे भारत की या पूरे विश्व की पढ़ाई से संबंधित बच्चों के लिए जो इस बलिया जनपद में न बने। और उसको कार्य करने के लिए हम दोनों भाई लगे हुए हैं और स्कूलों का काफी अच्छा सहयोग मिलता है। वो नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए आगे आते हैं। इसमें हम काम कर रहे हैं और ये ड्रीम है कि मैं बलिया को एक भारत के नक्शे पे ऐसा शहर बनाऊं जिसमें हर नई चीज उपलब्ध रहा करे हरदम। मैंने आपकी इसमें संस्था के नाम में देखा कि न्यू शारदा पुस्तक सम्राट। ये सम्राट जो आपने यूज किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? स्मार्ट यूज नहीं किया आपने, सम्राट यूज किया है। ये पिताजी ने रखा था, हम उसके संस्था हैं। वो कहते थे कि हम सबसे आगे हैं, जो है लीडर हैं, और हम बड़े हैं तो हैं। तो बलिया में आपने पूरा साम्राज्य में मतलब एक स्थापित करके और वहां पर किंग वाली भूमिका निभाना चाहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड के किसी भी कोने की कोई किताब हो और बलिया के किसी बच्चे को चाहिए तो वो आप अरेंज करा के देंगे। तो ये यही बलिया उद्देश्य के है लिए, आपका, इसी बलिया उद्देश्य के से लिए आपने अपना सम्राट रखा है। बलिया के लिए अपना ड्रीम है कि हम अपने नगर को इतना अच्छा कर पाए, इस शहर में हर वो चीज हो जो इस भारत में किसी बच्चे को आसानी से मिलती हो, बलिया में भी मिले। बहुत ऐसा अच्छी चीज है। अभी हमारी जो मुहिम है वो सम्राट के साथ साथ स्मार्टनेस की भी है। तो हमें साथ में स्मार्ट वर्ड भी यूज करना पड़ेगा कि उस स्मार्टनेस के साथ, चाहे वो स्टॉक रखने की बात है, ऑर्डर करने की बात है, या सप्लाई की है, काउंटर की है, वो स्मार्टनेस अब हमारे काम में बहुत जरूरी है। जैसे आउटडेटेड हो गए हैं पुश बटन फोन और स्मार्टफोन ने जगह ले ली है, तो हमारी इंडस्ट्री को भी उस स्मार्टनेस की जरूरत है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं किताबों के जो रेट बढ़ते हैं, मेरी पिछले वेबिनार में भी चर्चा हुई इसी चीज पर, कि कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ स्मार्टनेस की वजह से है कि हम किताबों के ऑर्डर कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, वो इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वापसी होती है, तो उसके चक्कर में भी रेट बढ़ते हैं। हम बातचीत का सिलसिला अभी जारी रखेंगे। अगले दौर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश जी। दिनेश जी नमस्कार। दिनेश जी अनम्यूट करना होगा आपको अपना सिस्टम आपका। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रयागराज से हैं आप? बिल्कुल प्रयागराज से हूँ। इलाहाबाद बोलते थे, अभी हम प्रयागराज बोलते हैं। हाँ, अभी तो सरकार ने इसको प्रयागराज कर दिया तो हम लोग भी प्रयागराज ही बोलेंगे। जी जी। और प्रयागराज का एक महत्व भी बहुत पुराना है, नाम भी पुराना है, और इसको तीर्थों का राजा भी कहते हैं हम लोग जी। इसलिए राज का शब्द यहाँ प्रयोग हो रहा है। इसका नाम प्रयाग है, लेकिन राज इसलिए जुड़ गया कि ये तीर्थों का राजा है। तो आज जिन लोगों को नहीं पता था तो ये भी सीखने को मिला है कि प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों है। प्रयाग नाम जी है और तीर्थों का राजा है, तो इसलिए प्रयागराज है। जी। और मैं आप कब यहाँ से राज पे कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं तो राज कर रहा हूँ पिछले 15 से 20 साल हो रहे हैं। जी। और इसके पहले हमारे पिताजी ने इस व्यापार को शुरू किया था और हम इसे पिछले 30 वर्षों से इसमें हम लगे हुए हैं। तो अब तो ये अब कि तक हम ये लोगों पुश्तैनी हुआ कि भाई आप उस कड़ी को आगे लेके चल रहे हैं जी फर्स्ट जी में, जी और आपको पिताजी ने शुरू किया था। उस समय यहाँ पे यूपी बोर्ड का ही चलता था एक्चुअल में। फिर हम लोगों ने आके इसमें इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट किया पिछले लास्ट 30 ईयर पहले। जब मैं इसमें आया तो
तो मैंने उस साल से ही, उसी साल से इसमें जुड़े हम लोग। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे मेहनतें की, हार्ड वर्क किया, रात दिन भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का काम ऐसा है कि इलाहाबाद शहर में अगर हमें 20 स्कूल करने हैं और 20 ने ये कह दिया मेरे से कि ऑर्डर भले हम आपको 10 मार्च को दे रहे हैं, आपने किताबें हमें सर्व करनी है 1 अप्रैल को। तो हमने तो उन 20 दिनों में सारी तैयारी करनी है आपको? जी, रात में भी करना पड़ता है और करवाना पड़ता है, मुश्किल, स्टाफ भी बढ़ाने पड़ते हैं। और इसलिए अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट ये है कि बहुत से हमारे जो रिलेटिव कस्टमर जो हमारे इसमें अच्छे रिलेशन में बन गए हैं, हम लोगों को उसमें बड़ा गर्व महसूस हुआ जब आके मेरे से 4-6 लोगों ने अनवाई वन कि आपके किताबों को पढ़कर मेरा लड़का आज IAS बन रहा है और यहाँ पोस्टेड है जी। यही प्राउड फीलिंग वाला मोमेंट है, और जी। ये सबको हमें रियलाइज कराना है कि हर इंसान उस चीज को समझे कि जब कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी पद पर पहुंच जाता है, किसी भी पद पर की गरिमा हासिल करता है, तो उसमें एक विद्यालय के कंपाउंड का, विद्यालय की लेबोरेटरी का, विद्यालय के मैनेजमेंट का, टीचर का, प्रिंसिपल का ही अकेले रोल नहीं है, उसमें आपका भी योगदान है। बिल्कुल। और अपने इस योगदान को समझना वो है हमने और हमें प्राउडली फील रियलाइज करना है कि आई एम द बुकमैन। और इस चीज को प्राउड फील करने के साथ साथ बोलना है कि भाई मैं भी एक अच्छा काम कर रहा हूँ इस देश में। कोई मैं लिकर शॉप या पान शॉप नहीं चला रहा हूँ, वो भी अपना रोजगार कमा रहे हैं, कर रहे हैं, सबको अधिकार है अपना अपना काम करने का, लेकिन वी कैन से प्राउडली वी आर बुकमैन। तो इस चीज के साथ हम आगे चल रहे हैं। अरुणेश जी हैं हमारे साथ। अरुणेश जी नमस्कार। अरुणेश जी सिस्टम अनम्यूट करना होगा आपको, थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी में ध्यान रखना पड़ेगा म्यूट अनम्यूट का। ओके। जी अरुणेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। अरुणेश जी आपको यहाँ पर राजा भैया के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, गोरखपुर में। गोरखपुर में तो ऐसा क्या है जो राजा भैया के नाम से आपको जाना जाता है? निक नेम है, दादाजी के समय रख दिया था दादाजी ने। तो उन्होंने पहले ही आपको राजा बना दिया था कि बेटा जो है राज करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब आप लोग का प्यार है, लड़कों का प्यार है, कंपनी के लोगों का, स्कूलों का प्यार है जो ये मिल रहा है, और लोग राजा भैया के नाम से ही जानते हैं। और उमेश गुप्ता तो कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? हम 99 से सर बैठ रहे हैं यहाँ पे। उसके पहले हमारे पापा जी देखते थे और दादाजी देखते थे। हमारी शॉप 1962 की है। सभी मतलब आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो काफी पुराने लोग हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आज की इस वेबिनार में सबको, जो लोग देख रहे हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि सबका अनुभव बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ हार्बर प्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले दीपक पांडे भी हैं। दीपक पांडे, आपसे भी हम चर्चा में रहेंगे, बातचीत करेंगे। आप कब से वाराणसी में हैं दीपक? सभी को मेरी ओर से नमस्कार सर। और मैं वाराणसी में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ और बहुत कुछ दिया इस वाराणसी ने। मैं एक यहाँ पर बस कुछ दिन के लिए आया था और आज यहाँ का बच के रह गया। इस यूपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सभी यहाँ जितने भी विद्यालय के, जितने भी स्कूल्स के और सारे बुक सेलर्स ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं उनका सबका बहुत आभारी हूँ। चलो हम आपसे बातचीत करेंगे और हम अपनी चर्चा में रखते हैं कि 2020 में जो इस पेंडेमिक सिचुएशन को लेकर सब लोगों ने दिक्कतें महसूस की और ऑनलाइन किताबें मुहैया कराई, सर्विसेज दी, लोगों के ऑर्डर आए, सबने फोन पे लिए, ईमेल से लिए, व्हाट्सएप के थ्रू लिए, जिस भी माध्यम से लिए और सबको सर्विसेज दी। आने वाला समय जो है उसमें यह कितना कारगर सिद्ध होगा। मैं जानना चाहूंगा मानव जी से कि मानव जी आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फ्यूचर इसका क्या रहेगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी तो बदल ही रही है और जैसे आपने कहा था पहले पुश बटन फ़ोन आते थे, अब स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। अब
जो है लिमिटेशंस है, आप कितना कैश रख सकते हैं, कितना नहीं रख सकते हैं, कितना कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। विड्रॉल्स पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, और ऑनलाइन पे भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। अब पहले हम लोग खाली कैश या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते थे, अब हमें पेटीएम से भी लेना है, गूगल पे से भी लेना है, और तमाम पेमेंट जैसे कस्टमर देना चाहे हमको वैसे पेमेंट लेना है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर की डिमांड भी चेंज हो रही है, कस्टमर को सर्विस चाहिए। आने वाले टाइम में ऑनलाइन से जो मार्केट प्लेसेस बन गई हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मार्केट प्लेसेस जो हैं आदमी में कॉन्फिडेंस जगाती हैं कि हम आपको, और अश्योरेंस भी देती है कि हम आपको इस पीरियड में इतना सामान दे देंगे और इस प्राइस पे दे देंगे। वहीं पे जो है वो हम लोग को लड़वाते भी हैं, हम ही लोग वहां जाके बेचते हैं, वो खुद तो बेचते नहीं हैं। हम ही लोग आपस में एक दूसरे का गला काटते हैं, हम ही एक एक रुपए कम करके वहां पे सामान बेचते हैं। अपना ही सामान जो कि हम और आप पब्लिशर्स सब लोग मिलके उसको उस पे मेहनत करते हैं, उसको बनाते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज वो लोग लेते हैं। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन जो है 2-3 किस्म से या 4-5 किस्म से होता है। एक तो होता है कि मार्केट प्लेस पे बेचना, दूसरा होता है कि अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचना, और तीसरा, जो लोग वेबसाइट नहीं कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप भी प्रोविजन दे रहा है कि आप व्हाट्सएप पे भी अपना कैटलॉग बना के बेच सकते हैं। अब ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है कि ऑनलाइन में मानव जी, मैं बीच में एक बार रोकना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन को लेकर और ऑफलाइन को लेकर सेलिंग की, लेकिन अभी हमें अपना थोड़ा सा विषय चेंज कर पहले आना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर और क्लासरूम एजुकेशन को लेकर। ऑनलाइन एजुकेशन में इस तरह की प्रॉब्लम में पूरा सब कुछ सिस्टम ठप भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इस चीज को लेकर सभी मेरी बात से सहमत होंगे। तो मानव जी, इसी चीज से हम दोबारा से शुरुआत करते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे आप कितना सहमत है। अभी इस 5 मिनट के लिए हमारा सिस्टम पूरा आपस में कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जो हमारा फेसबुक पे लाइव चल रहा है प्रोग्राम, वो बिल्कुल सिग्नल और कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जूम और फेसबुक के बीच का सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जैसे कि अनुज जी ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन पे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, जो कि आगे हम लोग का फ्यूचर काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा। ऑनलाइन एजुकेशन जो है आजकल एक नेसेसिटी हो गई है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको पढ़ाने का एक मीडियम चाहिए जो कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग इसमें रेडी नहीं थे अभी, तो कई स्कूलों ने पढ़ाया, कई ने पार्शली पढ़ाया, कई ने नहीं पढ़ाया। तो ऑनलाइन सिस्टम पढ़ाने का, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग भी टीवी स्क्रीन के सामने कितनी देर बैठ सकते हैं। तो बच्चों का सोचिए, उनको एक जगह बैठाना इतने घंटे बहुत मुश्किल काम है। टीचर्स को इतनी देर पढ़ाना विदाउट ब्रेक जी, भी एक चैलेंज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्लस ऑनलाइन एजुकेशन का कंटेंट अभी रेडी नहीं है। कंटेंट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और कंटेंट में गूगल है, अमेज़न है, तमाम लोग हैं जिनका कंटेंट जो हमारे ही कंटेंट को रिप्रेजेंट करके, उसको एनालिटिक्स करके उसको बेटर डेवलप कर सकते हैं। तो क्या हम लोग, एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, क्या जो हम लोग ऑनलाइन कंटेंट लोगों को दे रहे हैं उससे बेहतर और सस्ता कंटेंट वो लोग दे सकते हैं? तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी है, सब कुछ उनका है, हम उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। कल को कौन रोक सकता है कि वही लोग इस टेक्नोलॉजी में आ जाएं? तो हम लोग का क्या रोल रह जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बिल्कुल इस चीज से आपसे सहमत हूँ कि हमारा क्या रोल रह जाएगा, लेकिन मैं ऑनलाइन से ही सहमत नहीं हूँ। ऑनलाइन एक जरिया हो सकता है कुछ हेल्पिंग के लिए, लेकिन एक जो बच्चे को पूरे साल की शिक्षा मिलती है उसके लिए ऑनलाइन ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चा खाली ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करता, जब वो स्कूल जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें और भी सीखता है। लोगों से बातचीत करना सीखता है, लोगों से मिलना जुलना सीखता है, बहुत सारी चीज़ें और भी सीखता है।
एजुकेशन खाली पढ़ाई लिखाई नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, टुगेदरनेस होती है, शेयरिंग होती है, तमाम वैल्यूज होती हैं जो वहाँ बच्चे को मिलती हैं। तो ये स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, खाली ऑनलाइन पे ही पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन डेवलपमेंट से बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो तब होता है जब वो स्कूल जाता है, टीचर से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, खेलता है, शेयर करता है, जो उसने सीखा है वो किसी से शेयर कर पाता है, उसको एक्सपेरिमेंट कर पाता है, तब जाके उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है। बिल्कुल, जो हम टुगेदरनेस और टुगेदर की और साथ चलने की और शेयरिंग की भावना है, वो साथ में एक क्लासरूम में आती है। जब बच्चा अपना टिफ़िन भी शेयर करता है और एक-दूसरे से मिलता है, बातचीत करता है, और सभी धर्म के लोग वहाँ पर जाकर उस क्लासरूम में एक हो जाते हैं। ये बहुत सही कहा आपने। तो क्लासरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ऑनलाइन उसका जगह नहीं ले सकता है। जी। मैं एक-एक लाइन में सबसे ये जानना चाहूँगा कि लांबा जी से शुरुआत करता हूँ कि लांबा जी, आप भी इस चीज़ से सहमत हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन में जो एक संस्कार सीखता है, वो बच्चा क्लासरूम में ही सीखता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जो ऑनलाइन का एजुकेशन है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, टीचर से इंटरेक्शन होना, स्पीकिंग, लर्निंग, कन्वर्सेशंस, ये सब चीज़ें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये सब बहुत ज़रूरी है लाइफ में। स्कूल में जाके बच्चा सब कुछ सीखता है। घर में माँ-बाप के सामने बोलना बड़ा ईज़ी है, टीचर के सामने कॉन्टैक्ट करना, टीचर से कन्वर्सेशन करना, क्वेश्चन एंड आंसर करना, और बाकी जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और फ्रेंड से मिलना, और जैसे आपने कहा कि सभी धर्म के बच्चे एक ही साथ एक ही रूम में बैठते हैं, तो ये सब, इन सब चीज़ों का जीवन में बहुत महत्व है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तो आप क्या पाते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए होनी चाहिए या फिर उनको स्कूल भेजना चाहेंगे? और इस समय जो सिचुएशन है, उसमें आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, लांबा जी? सर, मेरे दोनों बच्चों का इस बार बोर्ड है। मेरा एक बच्चा 10th में है, एक 12th में है, जी। और मैंने ये देखा है कि वो दोनों बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी उन्होंने 6 महीने की है, वो दोनों एप्रोप्रिएट नहीं हैं, दोनों अपने अप टू द मार्क नहीं हैं, दोनों ही आज जब प्री बोर्ड पेपर स्कूल में हो रहे हैं, तो दोनों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, और दोनों ही ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो हमने ऑनलाइन में सीखा, हमें समझ नहीं आया, हमें ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, हमें स्कूल जाना है, हमें कोचिंग जानी है, तभी अपना हम वर्क पूरा कर पाएँगे। बिल्कुल, और ये जो आमने-सामने बैठकर पढ़ने की है पद्धति, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। जो गुरुकुल वाली थी, वो चली आई थी और वो ही चलती रहेगी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल ये मानता हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक जो पूरी शिक्षा है, वो हमें क्लासरूम में मिलेगी। क्लासरूम एजुकेशन के बारे में पांडे जी, आप भी यही मेरे ख्याल से कहना चाहेंगे, नितेश पांडे जी? चलो, मेरा कहना ये है कि अगर ऑनलाइन नहीं होता तो ये पूरा विश्व जो है इस कोविड-19 में पड़ा, और जो पढ़ाई हमारा सेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ होता, फिर हम जीरो सेशन की तरफ करते। तो टेक्नोलॉजी का अगर ग्रोथ हो रहा है तो टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, और उस टेक्नोलॉजी के अनुसार पब्लिशिंग की भी और एजुकेशन की भी नई पॉलिसी बन के आनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट है। हम उसको ये कहते रहे कि नहीं होना चाहिए, बट सर वो डे बाई डे तो हो रहा है। और दूसरी चीज है कि जो टीचर्स हैं, अगर हम स्कूल की परिकल्पना करते हैं तो स्कूल की शुरुआत होती है जब एक शिक्षक होता है और जब छात्र होता है। स्कूल की बेसिक दो चीजें होती हैं, एक शिक्षक और एक छात्र। अन्य सारी चीजें उसके सहायक सामग्री के रूप में आती हैं, वो बिल्डिंग हो गया, वो एजुकेशन मटेरियल हो गया, ये तमाम चीजें। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चे को जो चीजें मिलनी चाहिए सेम समय में, हर जगह सेम समय में नहीं मिल पाती हैं। अगर हम कहें कि जैसे हम एक छोटे से जनपद से बिलोंग करते हैं, तो इस जनपद में वो रिसोर्स भी उतनी ही जल्दी आनी चाहिए जितनी दिल्ली में बैठे हुए बच्चे के पास। तो अगर इसका वे ऑफ ट्रांसफर, नॉलेज का जो ट्रांसफर है, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं हो, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत भी हेल्पफुल है। अब हम, चूंकि स्कूल भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल का अस्तित्व भी है, किताबों का अस्तित्व है, वो बना रहेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो, ये जानना ज्यादा जरूरी है, कि कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन पे जो गलत गलत मटेरियल्स आ रहे हैं उनको रोकना। जैसे कोई भी टीचर पढ़ाया, यूट्यूब पे कुछ भी दे दिया, कुछ भी अपनी वीडियोस कर ली, फिर उसे चेक कौन कर रहा है? किताबों के साथ तो है कि एक संस्था है जिससे ISBN दिया जाता है, तो वैसे ही जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, अगर वो अपलोड होती हैं, इसके लिए भी
एजुकेशन सिस्टम में काम करने वाली सारी मशीनरी को, उसके लिए कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के सर हम ऑनलाइन है तब हम ये सब डिस्कस कर पा रहे हैं, तो अगर उसके गुड्स हैं तो बैड्स भी हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली है आज ये नितेश जी की, जो ये एक सत्यापन सर्टिफाइड करते हैं कि एक पब्लिशर है, फ्रंट में वो है, उसकी साख जुड़ी हुई है, वो अपनी किताबें बनाता है, तो वो एक रिसर्च के बाद किताबें बनाता है और मार्केट में डालता है, मार्केट में लेके जाता है और अपने नाम के साथ वो उसका लेन देन करता है और अपना नाम साथ में जोड़ता है। जो यूट्यूब पे हम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखते हैं, उस वीडियो में कुछ भी समझाया जाता है, उसको देखकर सत्य ना माना जाए, उसको ना सही समझा जाए, जब तक उसको सत्यापित करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो। यह आधे अधूरे ज्ञान के साथ इस समय पूरा देश, पूरा विश्व बहुत ही प्रताड़ित है और कहीं ना कहीं वो गलत सूचनाओं के साथ गलत इलाज कर भी कभी-कभी, और ये बात कहीं ना कहीं सर पब्लिशर्स के साथ भी लागू होती है कि बिना ISBN की किताबों को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना अगर चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, उन किताबों को रोका जाना चाहिए और ये इनिशिएटिव पब्लिशर्स के द्वारा लिया जाना चाहिए कि मार्केट में वो किताबें नहीं होंगी जो विदाउट ISBN। दोनों ही पांडे जी एक बुकमैन है जो किताब लेकर मार्केट में बच्चों को सामग्री मुहैया करा रहे हैं। तो दोनों को ही है, प्रकाशक को ISBN के बिना या अपने उस प्रकाशन को रजिस्टर्ड कराए बिना सामग्री नहीं देनी चाहिए, और जो बुकमैन सप्लाई कर रहा है उसको भी ऐसे प्रकाशकों को दूर करना चाहिए जो बिना किसी ISBN या किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो नहीं चल रहे हैं और केवल किताबें बनाई और निकाल दी, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बातों का सिलसिला यहाँ पर चला है तो हम रुक चल करके चलते हैं कि जैसे ही ये नकली किताबें भी साथ के साथ जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है एक बुकमैन के लिए। और इस समय जो सबसे बड़ा धंधा फल फूल रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन नकली किताबें बेची जा रही हैं, ज्यादा रेट रख के अधिकतम डिस्काउंट देकर वो नकली किताबों का धंधा या पुरानी किताबों का धंधा उन प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है। कुछ बुकमैन भी ऐसे हैं, मैं बुकमैन नहीं कहना चाहूंगा उसको, मैं कहूंगा कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह का धंधा ऑफलाइन भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं लांबा जी को और सुशील जी को ये बोलूंगा इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएं। लांबा जी से हम शुरुआत करते हैं कि नकली किताबों पर हमें क्या नकेल कसनी चाहिए, उसमें हमारा कदम क्या होना चाहिए और सरकार का क्या कदम होना चाहिए। अभी मैं परसों ही न्यूज पढ़ रहा था लांबा जी, तो नकली पुस्तकें जो हैं वो प्राइवेट पब्लिशर का ही नकली किताबों का जखीरा पकड़ा गया कि जिसमें काफी किताबें थी प्राइवेट पब्लिशर की, लेकिन अभी 2-4 दिन के न्यूज़पेपर के बाद पता चलेगा कि खबर में कि वो खबर आई गई हो गई और फिर वो सारी चीजें दोबारा से वैसे ही चल रही है। सर नकली पुस्तकें जो हैं वो तो हमारे व्यापार के लिए अभिशाप हैं, हमारे व्यापार के लिए नहीं, प्रकाशक के लिए प्लस एक अच्छे लेखक के लिए भी। नकली पुस्तकें तो हमारे व्यापार को खत्म कर रही हैं। ऑनलाइन जो पुस्तकें बिक रही हैं नकली, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो रिटेलर के ऊपर पड़ रहा है। कस्टमर मोबाइल पे किताब ऑनलाइन खोल के उस साइट को काउंटर पे खड़ा होता है और किताब मांगता है, और जैसे किताब काउंटर में रखी जाती है और रेट बताया जाता है, तुरंत कस्टमर कहता है ये देखिए ऑनलाइन किताब 200 रुपए की है और आप 360 रुपए की दे रहे हैं। ये एक रिटेलर के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग फील होता है जब कस्टमर ऐसा कहता है काउंटर में आके। हमें कस्टमर को समझाना बड़ा मुश्किल है कि वो किताब जो ऑनलाइन ले रहा है वो पायरेटेड है और जो हम किताब बेच रहे हैं वो ओरिजिनल है। कस्टमर कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि ऑनलाइन क्या बिक रहा है और आपके काउंटर पे क्या बिक रहा है, मुझे जो मटेरियल चाहिए वो उस बुक पे मिल रहा है, दैट्स इट। इस रेट पे आपको देना है दीजिए, नहीं देना ना दीजिए। ऐसे करके दुकानदार को बहुत परेशानी होती है क्योंकि जितनी भी पायरेसी हो रही है वो सब मैक्सिमम जो है ऑनलाइन हो रही है। कुछ शहर में कुछ दुकानदार भी उसको प्रमोट करते हैं। मैं इस संस्था के माध्यम से सबको अवगत कराता हूँ, सबसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यापारियों का बाइकआउट करें, ऐसी साइट्स का बाइकआउट करें और पूरा जो जोर है वो पायरेसी को बंद करने में लगना चाहिए। मेरी अपनी मुहिम है, मैं इसमें हमेशा प्रकाशकों से और अन्य लोगों से मिलता रहता हूँ, उनको अवगत कराता रहता हूँ, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं और हमारी अपनी समस्याएं हैं। मैं प्रकाशकों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो
जो बड़ी-बड़ी साइट्स पे उनकी बुक्स ऑनलाइन सेल हो रही हैं और वो वहाँ पे रेट्स देख रहे हैं, तो उनको भी देखना समझना चाहिए कि आप जिस रेट पे दुकानदारों को सप्लाई कर रहे हैं, उससे कम रेट पे वो बुक्स कैसे ऑनलाइन बिक रही हैं। उनको भी इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभी पटना में, किताबें बहुत सारी पकड़ी गई हैं। ऐसे ही कई तरीके उनको डैमेज करना हो, जब तक उनको हम डैमेज नहीं करेंगे, तब तक वो फलते-फूलते रहेंगे और हमारे व्यापार को खत्म करते रहेंगे। सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेनली देखिए, हम लोग जितने भी सेट बनाते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो नकली किताबें जो आप बता रहे आती है मार्केट में, और हमारे सेट में पता लगा एनसीईआरटी की मैथ नहीं आई है तो नहीं है। और कस्टमर का कहना ये है कि आपने इतना 5-6 दुकानें खोल रखा है, किसी दुकान में आपकी किताब नहीं है ये, और हम छोटी सी दुकान में जाते हैं तो ये किताबें हमें उपलब्ध हो जाती है, तो आपसे पूरा सेट लेने का हमारा क्या फायदा है? यही सब हम लोग को परेशानी होती है कि हम लोग तो माल रखते, वो डुप्लीकेट किताब रखते नहीं है। बाकी जो छोटे और बाकी बुक सेलर है, वो पूरा माल इकट्ठा करके एनसीईआरटी रखे रहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि तो फिर आप दोबारा प्राइवेट, वो बुक सेलर है ही नहीं। जो ये काम कर रहा है वो बुकमैन या बुक सेलर नहीं है, वो तो नकली किताबों का एक नकली। लेकिन कस्टमर के दिमाग में ये, कस्टमर के दिमाग में ये रहता है कि आपने इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना पूरी किताबें दे रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं दे रहे हैं। हम एनसीईआरटी के लिए इधर-उधर चक्कर लगाए। मतलब हम लोग को बड़ा फेस करना पड़ता है कस्टमर को, जब आते हैं कि एनसीईआरटी किताब मांगते हैं और पता लगा कि हम लोग को तो एजेंसी से मिल नहीं रहा है, लेकिन उन लोगों के पास स्टॉक में बाकी लोगों के पास पड़ा है। तो उन लोगों को तो ये जो है ना, जज तो कर नहीं पाते हैं कि ये नकली है या असली है। उनका बस यही लॉजिक रहता है कि नहीं, आप लोग तो दे ही नहीं पा रहे हो, या एनसीईआरटी का मार्जिन नहीं है इसलिए आप लोग नहीं रखते हो, ये वो यही सब सुनाते हैं। हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो रहा है जितने भी। ठीक कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं और आप एक मैथमेटिक्स की किताब नहीं दे पा रहे हैं और सारी प्राइवेट किताबें आपने मुझे प्रोवाइड करा दी, और जब एनसीईआरटी की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि आपके पास किताब नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो साथ वाला या कोई भी इस चीज का धंधा कर रहा है, मैं उसको बुकमैन तो कहूंगा ही नहीं, वो जो धंधा कर रहा है वो नकली अपना एक लेन देन कर रहा है, वो कोई एजुकेशन से मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसे केवल एक पैसे बनाने से है। तो ये स्थिति प्रयागराज में भी ऐसी है दिनेश जी, वहां पर नकली किताबों को लेके? दिनेश जी, आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है, आपको दिनेश जी अभी करेक्ट आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। अनम्यूट हो गया? जी 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 जी। ये बहुत बड़ी समस्या है और जो सुशील जी ने कही है एग्जैक्टली है, मैं तो काउंटर पे रहता हूँ चूंकि, तो ये तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को हमें नहीं लगता कि बुक सेलर इसको आगे बढ़ा सकता है। जैसे आपने इस मंच को शुरुआत की है, इसी किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं, उनको हम ये उनको भी पता नहीं है और उनको गवर्नमेंट संस्थान में भी ये पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। जबकि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, पता सबको है, लेकिन जो भारत का कानून है उसको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा कॉपीराइट एक्ट को लेकर, और उसमें जल्दी सजा का कोई प्रावधान रखना पड़ेगा जिससे कि तुरंत एक्शन लिया जाए। हमारे केस अनुज जी, मेरा ये कहना है ना, देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म, नाम नहीं लूंगा दिनेश जी, मैंने नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ कोई भी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, नाम ले, लेकिन जो संस्था इस चीजों में लगी हुई है उनके ऊपर हमें नकेल कसनी होगी। जो किताबें हमारे के यहाँ 20 साल पहले एनसीईआरटी ने बंद कर दी, 11-12 की इतिहास की 3 किताबें आती थी, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत, वो 20 से 25 साल पहले गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दी है। आज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किताबें प्रिंट करके बिक रही हैं। तो क्या लोगों को पता नहीं है कि ये डिपार्टमेंट को नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है? और ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बाकी सुशील जी ने कहा बिल्कुल फैक्ट है। हम लोग के पास भी समस्या आती है कि हमारे बगल में छोटा सा दुकानदार है, उसको पास एनसीईआरटी का एजेंसी भी नहीं है, हमारे पास एजेंसी भी है, लेकिन हमारे पास उपलब्ध नहीं होती उस टाइम में, इस टाइम में उसकी जरूरत होती है और उसके बगल मिल जाती है।
और मगर वो छोटे जो पेरेंट है वो कहता है कि भैया देखो आप इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हो, पूरा स्कूल आपने ले रखा है, स्कूल की सप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक किताब आपके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर से अप्रैल मंथ में आती है। तो गोरखपुर में, अरुणेश जी, गोरखपुर में भी सेम समस्या है? अनम्यूट म्यूट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सभी को, बोलते हुए अनम्यूट। जी, गोरखपुर में भी समस्या है भैया बहुत बड़ी, ये पायरेटेड बुक्स को लेके। और कस्टमर जो है डिस्काउंट, पायरेटेड बुक्स जो मिल रहे हैं बाजार में उस पर ज्यादा मिलते हैं, हम लोग डिस्काउंट दे नहीं पाते हैं। और ऑनलाइन भी दिखाते हैं कि ये देखिए इस पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है और आप दाम के दाम दे रहे हो, या 10% दे रहे हो, 15% दे रहे हो। अब तो सैंपल्स पेपर्स वगैरह में भी काफी ओसवाल वालों के डुप्लीकेट आ गए हैं, जो कि काफी दिक्कत पैदा करते हैं। ऑनलाइन अमेजोन पे आप देखिए 30 to 40% मिल रहा है सैंपल्स पेपर पे भी। हम लोग कैसे अवेलेबल कराएंगे? अभी अरुणेश जी, फिर वही चीजें आती हैं कि ये प्रकाशक, चाहे ओसवाल है या मैं किसी और प्रकाशक की बात करूं, नाम ना लेते हुए मैं ये कहूंगा कि जी सभी जी, प्रकाशकों को इसमें एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एकजुट होकर काम करना जी। पड़ेगा। और मानव जी से मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी विचार रखें नकली किताबों पर, और उस पे क्या एक्शन लेने चाहिए। इस बुकमैन ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचना चाहता हूं, और आप सभी से मैं बातचीत इसीलिए कर रहा हूं। नकली किताब अकेले कोई एक क्षेत्र पटना में नहीं है कि पटना में किताबें पकड़ ली गई और वहां से काम हो जाएगा। ये छोटे से छोटा एरिया इस चीज से प्रभावित है, और हर दुकानदार, हर बुकमैन जो अच्छे से काम करना चाहता है, साफ सुथरा काम करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से प्रभावित है। और उसको पेरेंट्स की सुननी पड़ती है कि आप ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, असली किताब दे रहे हैं, लेकिन आप गुनहगार बन जाते हैं। आप ज्यादा गुना ये करते हैं कि आप ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, नहीं, आप सही किताब दे रहे हैं। एक ऑथर जो अपनी रिसर्च के बाद रात दिन अपनी कलम चलाकर किताब लिखता है, उसको रॉयल्टी नहीं मिलती है प्रॉपर। जब रॉयल्टी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो लिखना बंद कर देता है। उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आने वाले समय में अच्छी किताबों पर आएगा। अच्छी किताबें आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑथर लिखना बंद कर देंगे जब उनको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे मानव जी आप? आप सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नकली किताबें हमारे लिए अभिशाप हैं, और टेक्नोलॉजी जो है इसका हेल्प कर रही है कि कई बार जो नकली किताब है वो असली से अच्छी दिखने लगती है, और कस्टमर ये नहीं बता पाता है क्या असली क्या नकली है। ये कई बार सामने आया है कि वो कहता है ये किताब असली किताब को नकली कहता है, और नकली को असली कहता है कि देखिए इसमें ये है। बहुत मुश्किल होती है और हंसी भी आती है उनको समझाने में कि उनका तर्क समझ में नहीं आता है। तो खैर हर वे में नकली किताबें अभिशाप हैं और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और हम सब लोग को उनको बैकआउट भी करना चाहिए जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्मूथ और हो गया है, और उसकी पकड़ एक है कि जो जो भी आदमी कॉस्ट प्राइस से कम पे बेच रहा है तो मतलब वो बेच ही नहीं सकता, वो नकली किताब ही होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को जागरूक होना होगा, बायर को जागरूक होना होगा कि वो खरीदते हुए थोड़ा सा ये ध्यान रखे। पर वो यही होता है ना कि भाई देखिए हमें पता है कि हमें एक्स डिस्काउंट आता है, हम सबको पता है। पब्लिशर हमारे दूसरे जो कि हमसे ज़्यादा बेचता होगा उसको 5% 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देगा। पर अगर कोई आदमी उससे भी कम में बेचता है तो ये पब्लिशर्स को भी देखना चाहिए कि उनका सामान इतना सस्ता क्यों बिक रहा है और उसके पीछे क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। हमें तो ये लगता है कि आप हमें हमें ना दे के आप सुशील जी को या लांबा जी को हमसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं तो सस्ता बेच पा रहे हैं। पर सस्ता बेचने में भी उनका क्या फायदा है? जब तक उनको कुछ पैसा बचेगा नहीं, वो अपनी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हमें कुछ पैसा बचेगा तो हम अपने कस्टमर को कुछ दे पाएंगे, अच्छी सर्विस दे पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो ये एक इकोसिस्टम की बात है कि हर आदमी को इसको सपोर्ट करना चाहिए, और हम लोग को सस्ता बेचने की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जब तक हम लोग को दो पैसे नहीं आएंगे, आजकल सारी इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। हम अच्छी सर्विस कैसे दे सकते हैं, हम अच्छे वर्कर्स कैसे रख सकते हैं? अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और 2-2 रुपए के लिए से कम बेचने लगेंगे, तो बल्कि कोई जना तो कहता है कि बुक सेलर को तो ज़्यादा डिस्काउंट देना ही नहीं चाहिए, वो 10% रोक के बाकी सब तो पास ऑन कर देता है।
आप उसको 50 देंगे तो 40 दे देगा, आप 30 देंगे तो 20 दे देगा। तो ये हम लोग की इंडस्ट्री में ये बहुत चीज फैली हुई है, जिसको कि हर लेवल पे इसको एक इकोसिस्टम बना के, एक कहीं रूल बना के हम लोग को इस पे काम करना चाहिए। नितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका मुझे लग रहा है कि इस पे कुछ और अच्छी टिप्पणी मैं देंगे। बताना चाहूंगा 2-3 चीजें हैं जो पायरेटेड बुक्स की समस्या है। तो एक जो समस्या मैंने नोटिस करी कि पायरेटेड बुक की शुरुआत सबसे ज्यादा एनसीईआरटी किताबों को लेके होती है। अब जो एक्चुअल बुकमैन है वो तो प्रॉपर किताबों को देता है, उसे सारी चीजें पता होती हैं। पायरेटेड किताबें आने से उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप एनसीईआरटी की किताबों पे कम डिस्काउंट देते हैं। पहला विषय ये। दूसरा विषय ये है कि एनसीईआरटी में जितने भी एनसीईआरटी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी उनके होलसेल हम लोग बने हुए हैं, हम एनसीईआरटी तक अपनी बात आज तक कभी नहीं पहुंचा पाए कि अगर आप मेरा कुछ अमाउंट कम होता है और अगर उसको हम नहीं खरीद पाते हैं, इवन जिस कोविड में भी एनसीईआरटी ने लेटर भेजा कि आपका इस एजेंसी पे इतने कम के माल आए, आप माल उठाओ। इसके लिए हमने कभी कोई उनके ऊपर नहीं उठाया कि नहीं आप क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो ऐसा कहते हैं तो हमसे दिसंबर में ऑर्डर ले लें, दिसंबर में पैसे ले लें और मार्च में किताबें दे दें। उन किताबों का बुक सेलर घर में रोटी तो बनाएगा नहीं, निश्चित है उसे बेचेगा। तो जो राशनिंग की व्यवस्था है एनसीईआरटी में, आप समय से हमसे पैसे ले लीजिए और हमें किताबें दे दीजिए। तो जब ये नहीं हो पाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में नकली किताबें आने, किताबें तो आएंगी छप के ना। फोटो स्टेट आज की डेट में हो गया है। स्कूल अंत में कहता है कि भाई फोटो स्टेट करा के किताबें बना के बच्चों को उपलब्ध करा दीजिए। तो इस पे कहीं ना कहीं बात आनी चाहिए। दूसरी बात है कि पब्लिशर्स कंपटीशन, जो कट थ्रो कंपटीशन है, उसका कारण ये है कि लखनऊ में बैठे बुक सेलर को, दिल्ली में बैठे बुक सेलर को, महाराष्ट्र में बैठे, मुंबई में बैठे बुक सेलर्स को, जो बड़े बुक सेलर्स हैं, अब स्कीम आती है कि दिसंबर से आप एज ए इन्वेस्टर काम कीजिए, आप पैसे लगाइए, आपको हम डिस्काउंट में अंतर करेंगे। तो जो अन्य बुक सेलर्स हैं जो पैसे नहीं लगा पाते हैं, तो फिर वो डिस्काउंट में अंतर आने लगते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी, अगर किसी पब्लिकेशन ने अपनी कोई पॉलिसी बनाई है तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए कि हमारे डिस्काउंट का ये स्ट्रक्चर है, अगर बिजनेस वॉल्यूम ये होता है तो हम ये डिस्काउंट देते हैं। तो जो निगोशिएशन है ना, जिसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिसके कारण ये चीजें होती हैं, डिस्काउंट में वेरिएशन होता है। हम टारगेट एक जो कुछ एमएनसीज हैं, हम जिस सेक्टर में हैं और जो अन्य जो है जिनके मंथली टारगेट होते हैं, उस तरीके से इस इंडस्ट्री में भी टारगेट सेट किए जाते हैं कि हमें इस बार इतनी माल की बिलिंग करानी है। तो जो सेल्स का आदमी होता है वो अपनी टारगेट को पूरा करने के लिए बिलिंग कराता है। तो जब किताबें होती हैं फिर उन्हें निकालना होता है। जैसा कि मानव सर ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं डिस्काउंट की जो डिस्पैरिटी है उसकी एक रूपता होनी चाहिए ना, तो तब जाकर के चीजें नहीं आ पाएंगी। जब किताबों की उपलब्धता, पहले तो हम एनसीईआरटी से, जो जितने भी बुकमैन है इंडिया के, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हम एनसीईआरटी संस्था, उसकी किताबों को हम पूरे भारत में पहुंचाते हैं, लेकिन हम उस संस्था से कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते हैं और हम उस संस्था से डरते क्यों हैं। उस संस्था की मदद बुकमैन करते हैं और हम उस संस्था से डरते हैं। क्या करेगा एनसीईआरटी? अगर सारे बुकमैन बोले कि हम आपकी किताबें नहीं बेचेंगे, तो क्या वो घर घर पहुंचाएगा किताबें? लेकिन उस समय से किताबें नहीं दे पाता है। हम इसके लिए डरते हैं आती है कि कि एजेंसी हमारी हम कैंसिल जो हो है जाएगी। वो एकजुट नहीं है और जो संख्या में है वो कम है। जब बात आती है एक कंज्यूमर की संख्या हमेशा बड़ी होती है। जो कंज्यूमर को सर कंज्यूमर है कंज्यूमर वो, को सर सस्ती किताबें चाहिए, वो पायरेटेड हो, नकली हो, उसे तो किताबें चाहिए समय से। तो आप हमारे असली दीजिए, हमारी नकली ये जो किताब नहीं संस्था लेगा। है उसका उद्देश्य यही है कि हम इस चीज को लेकर चलें और आगे बढ़े। उस पेरेंट्स को जागरूक करना है, उस कंज्यूमर को, उस बायर को जागरूक करना है कि इस सब चीजों को सोचना है। हमें सरकार के उस कदम पे भी देखना है कि सरकार एक लेटर के साथ, विभिन्न राज्य सरकारें या केंद्र सरकार की बात करें तो वो एक लेटर निकाल देती है किसी के दबाव में आके, उस कंज्यूमर के पेरेंट्स के दबाव में आकर कि एनसीईआरटी लगाई जाए। हमारा ये सवाल हर वेबिनार में रहा है, एनसीईआरटी वर्सेस प्राइवेट पब्लिशर, ये हमेशा रहेगा और हमेशा बना रहेगा कि एक तरह से थोपा ना जाए। अब उस थोपने के चक्कर में एनसीईआरटी का हर जगह ये होता है कि हर विद्यालय को एनसीईआरटी लगानी है। एनसीईआरटी को पूरे कदम उठाने चाहिए, वो लगाना चाहती है तो हर तरह की साधन मुहैया कराए, सरकार कराए उपलब्धता, और प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दे।
प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बंद कर दे, एनसीईआरटी से ही गाइडें, सैंपल पेपर, जो उनका हेल्पिंग मटेरियल है वो सब बनाया जाए, सारी चीजें हर बुक सेलर के पास अवेलेबल करवाया जाए। इस 130 करोड़ के भारत को वो सारी चीजें अरेंज करने के लिए एनसीईआरटी सक्षम है, तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को पूरा स्टेप है, पूरा अधिकार है, प्राइवेट पब्लिकेशन को, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। एक तरफ तो सरकारी जितने भी उपक्रम हैं, मैं सरकार के साथ ये खुला एक मंच पर बात करना चाहूंगा कि एक तरफ तो जहां पर सरकारी उनके उपक्रम है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए लगी हुई है, और यहाँ पर जब बात आती है उनके प्रकाशन की, एनसीईआरटी की, यहाँ पर मेरी एनसीईआरटी से कोई लड़ाई नहीं है, फिर बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस चीज पर सख्त कदम उठाए जाए कि एनसीईआरटी के नाम पर नकली धंधा करने वाले लोगों को, उन को पकड़ा जाए, जिससे ये सारा काम सुचारू रूप से चल सके। यहाँ पर एक प्राइवेट प्रकाशक इतनी मेहनत करता है, एक बुकमैन सारा सब कुछ जोड़ता है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगा रहता है, जोड़ता है किसी तरह से किताबें, यहां से लाता है वहां से लाता है, और कौन काम करके निकल जाता है? एक एनसीईआरटी के नाम पर नकली किताबें छापने वाला। आप देखें कितनों को सजा दी है आपने, कितनों के लिए आपने प्रावधान किए हैं कि भाई नहीं, ये एनसीईआरटी का दोबारा नकली काम नहीं करेगा। उन्हीं लोगों को मैंने दोबारा एनसीईआरटी का काम करते हुए देखा है, नकली। आप प्राइवेट पब्लिशर की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट पब्लिशर का नकली काम करने वाले भी फिर दोबारा से उसी लाइन में आ जाते हैं, फिर दोबारा खोल देते हैं। तो सरकार को भी ये सोचना होगा, और एक जागरूक पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे को जो किताब अरेंज करके दे रहा है वो असली है या नकली है। सारी चीजों को समझना होगा और सबको जागरूक होना होगा। इसी बात से मेरी सभी लोग सहमत होंगे, और जितने भी बुकमैन, केवल मैं पैनलिस्ट की बात नहीं करूंगा, जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि हमें इस नकली किताब के लिए, जैसे कि पांडे जी ने कहा कि हम इस संस्था से डरते क्यों हैं, हमें नहीं डरना है। एक संस्था है, वो एनसीईआरटी की किताबें प्रकाशित करती है, हमें डरना किस चीज का है कि भाई एनसीईआरटी की किताबों को लेके हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम संसाधनों की मैं बात करता हूं कि हम ट्रैवलिंग के लिए भारतीय रेल का यूज करते हैं, सरकार का है उपक्रम, मानते हैं, रेल का एक अलग से बजट भी निकाला जाता है, सारी चीजें। क्या हमने ओला उबर को बंद कर दिया? क्या हमने एक प्राइवेट टैक्सी वाले को बंद कर दिया? हम अपनी सुविधा के अनुसार से हर तरह की गाड़ी लेते हैं, वहां पर भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमें छोटी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, या उससे लग्जरी गाड़ी लेनी है, हमारे ऊपर है, हमारी पॉकेट के ऊपर है, हमारी जैसी सुविधा चाहिए हम ले सकते हैं। तो हर चीज को ध्यान रखते हुए हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर थोपा जाए कि नहीं, आपको यहाँ से वहां तक सफर करना है, मुझे आज बलिया जाना है तो मुझे ट्रेन से ही जाना होगा, ये ऐसे थोपा नहीं जा सकता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें नकली असली एनसीईआरटी वर्सेस प्राइवेट पब्लिशर को, सारी चीजों को समझ के सरकार से बात करनी चाहिए, और पूरे ठोस कदम उठाने हैं हर बुकमैन को एकत्रित होकर, संगठित होकर। तो मुझे लगता है कि सभी तैयार होंगे इस चीज के लिए। मानव जी, आप तैयार हैं इस चीज के लिए कि हम सरकार से इस चीज के लिए बहस कर सकते हैं कि भाई सरकार इस पे सख्त कदम उठाए और एनसीईआरटी वालों और जो डुप्लीकेट किताबें बेचते हैं उन पर नकेल कसी जाए। जो प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं वार्न किया जाए कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से नकली किताब पकड़ी जाती है तो आपके प्लेटफॉर्म पे उस किताब को बंद कर दिया जाएगा, वो आप नहीं बेच पाएंगे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बट जो प्रॉब्लम है, जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, वो मैं बीच में एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि आजकल एनसीईआरटी ने फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। लोगों को किताब नहीं मिल पा रही है, शॉर्ट हो रही है, वो खुद डाउनलोड करके उसको पढ़ भी सकते हैं और पेज वाइज प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये सब होते हुए लोगों को नकली किताब नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो किताब फ्री मिल रही है। हाँ, अगर मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। अगर आप ऑनलाइन साधन मुहैया करा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन नकली किताब लेकर एक बुकमैन को बदनाम ना किया जाए कि वो नकली किताब। एग्जैक्टली, कुछ लोग हैं। लामा जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि भाई हमें ये सख्त कदम, आपने बताया कि आप इसमें आगे रहते हैं, आपकी मुहिम चलती रहती है, तो हमें सरकार से बात करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक साफ सुथरा काम कर रहे हैं। सर, मैं नीतीश जी का पूरे तहे दिल से समर्थन करता हूं, और मैं कहता हूं कि वो अगुवा बने, हम उनके पीछे चलेंगे और एकजुट होकर बात करेंगे। अगर एनसीईआरटी चाह ले तो पूरे देश के अंदर एक किताब भी नकली नहीं बिक सकती। अगर हमें टाइमली सप्लाई मिल जाए, जब हमारी डिमांड तो हमें सप्लाई मिल जाए, तो किताब एक भी नकली बिकना असंभव है पूरे शहर में। दुकानदार कुछ ऐसे हैं जो जानबूझ के बेचते हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी मजबूरी होती है, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठकर
और उनको नकली किताब भेजना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी समय से पूरी आपूर्ति नहीं कर पाती। बेसिकली ज्यादा कंप्लेन जो आती है 6 to 8 मैथ साइंस की आती है, और वो हर साल का रोना है। दिसंबर के बाद एनसीईआरटी में किताब शॉर्ट हो जाती है। हर दुकानदार इसी बात के लिए लड़ता है। एनसीईआरटी आज भी चाले तो ये पायरेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कहीं से भी 1 रुपए की आपको किताब एनसीईआरटी मार्केट में नहीं मिलेगी। कोई दुकानदार नहीं चाहता बेचना। हम लोग पूरी कोशिश रहती है कि एनसीईआरटी को मार्केट में, इवन देन स्कूल्स के ऑर्डर्स भी हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी को प्लेस करते हैं, और एनसीईआरटी फुलफिल करती थी, लेकिन अब वही सिस्टम फिर चालू हो गया है। मार्केट में बुक की शॉर्टेज है, और जो पायरेसी है वो फल फूल रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पूरा सेट बेच रहे हैं, और हम लोग आज भी शॉर्टेज लेकर परेशान हैं। ठीक, बिल्कुल लांबा जी, और मेरी ये मुहिम इस पे चालू रहेगी, और बहुत जल्द मैं इसके लिए सरकार से बातचीत करूंगा, और आपका सबका सहयोग चाहिएगा, और सब मेरे साथ इस चीज में मुझे लगता है कि पूरा सहयोग देंगे। और आगे हम बात करते हैं कि 2021 की आपकी क्या तैयारियां हैं। 9 to 12 के सभी राज्य सरकारों ने स्कूल ऑलमोस्ट खोल दिए, तो 9 to 12 तो बच्चे जाने लगे। कुछ जगह, कुछ स्टेट्स में 6, 7, 8 के भी बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। अभी पिछली वेबिनार में मैं कुछ लोगों से मेरठ में मिला, तो उन सभी का ये कहना था कि इस समय विद्यालय जितने भी हैं, जितने भी स्कूल हैं, उनको थोड़ा सा एक ठोस कदम उठाना चाहिए। अप्रैल में जहां तक है स्कूल खुलने वाले हैं, सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उनको एक कदम ये उठाना चाहिए कि अगले साल की बुक का चुनाव वो जल्दी से जल्दी कर आप लोगों तक पहुंचा दें, जिससे आप प्रकाशकों से वो पुस्तकें इकट्ठी कर सके। क्योंकि प्रकाशक भी इस समय पिछले साल की समस्या से हताश है, निराश है। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक उसके वेयरहाउस में लगा हुआ है, लास्ट ईयर का भी, किताबें बिकी नहीं। वो एज्यूम नहीं कर सकता कि नेक्स्ट ईयर क्या सेल होने वाली है। सभी बुकमैन का एक साथ जब ऑर्डर आएगा तो सप्लाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम फिर नकली किताब बनाने वालों को बढ़ावा देगी। इसके लिए विद्यालय का योगदान ये बहुत जरूरी है। जो अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं इस समय, वो जल्दी से जल्दी कर बुकमैन को दें। दिनेश जी, आप इस बात से सहमत होंगे तो आप भी ये चीज अपने विद्यालय के लोगों को बोलें, और यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बाकी स्कूल वाले भी सुन रहे हैं तो उनको बताएं। बिल्कुल, हम तो जो भी इस मंच के माध्यम से जो लोग भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। जी दिनेश जी, अभी आ रही है। ज्वाइन कर रहे हैं इस मंच से इस कार्यक्रम को, उस सभी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्यों से, स्कूल मैनेजमेंट से हम अपनी तरफ से और अपने तमाम मित्रों की तरफ से, पूरे एसोसिएशन की, बुक्स ट्रेड की तरफ से उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि वो जितना शीघ्र लिस्ट हमको देंगे, कम से कम 40 दिन हम दुकानदारों को उस बंडल को बांधने में, सामान किताब मंगाने में, और आप तक बच्चों को पहुंचाने के लिए कम से कम 40 दिन का टाइम चाहिए हम लोगों को। और अगर उससे कम का मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं गार्जियन भी उससे पनिश होता है। एक किताबें उसको कम मिलती हैं, उसको चक्कर लगाना पड़ता है। तमाम कंप्लेंट्स वो स्कूल की भी करता है, इस माध्यम से कहीं ना कहीं अखबारों में आता है, और फिर उसमें स्कूल का भी नाम खराब होता है, और साथ में जो उससे जुड़े हुए बुक सेलर हैं उनको भी सभी पूरी चीज का इस पे इफेक्ट पड़ता है। सुशील जी, आप भी यही इस चीज से सहमत होंगे कि एक बुकमैन भी, बुक सेलर जो है, पब्लिशर है, स्कूल है, वो सभी इस चीज को लेके होता है कि आपने किस प्रकाशक की और किस बुक सेलर को ये किताबें दे दी जो पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें आपका कहीं कोई ज्यादा मुनाफा तो नहीं था। ये भी रोल एक प्ले करने वाली बात आ जाती है जब किताबें नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भूल जाते हैं कि कहीं हम बुक का चुनाव करने में लेट हो गए, हमने लेट लिस्ट दी और 5 दिन में हमें सारी किताबें चाहिए। एक प्रकाशक को पूरे भारत में किताबें देनी होती है, और एक बुक सेलर को केवल एक स्कूल नहीं, उसके आसपास के 20, 25, 40, 50 स्कूल, जितने भी स्कूल हो सकते हैं, उन सभी को सप्लाई देनी है। एक लिमिटेड स्टाफ होता है उसके पास, वो पूरे साल में इस 4 महीने के लिए इतना स्टाफ भी नहीं रख सकता है कि जिसको वो पूरे साल रोजगार दे सके। तो एक लिमिटेड स्टाफ के साथ वो लिमिटेड काम कर सकता है। तो उस चीज के लिए स्कूल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे ध्यान दें। सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
मेनली देखिए क्या है कि हम लोग तो रेगुलर स्कूल को टच करते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल इतना ज्यादा पब्लिशर का भी कंपटीशन है, इतने लुभावने लोग ऑफर लेके आते हैं कि स्कूल वाला भी रुका रहता है कि कब तक कितना हमें बार्गेनिंग करके कितना हम क्या उससे डील कर ले, उस हिसाब से फिर बुक लिस्ट में काफी टाइम लग जाता है, वो भी एक कारण है। जो नहीं, तो इस चीज के लिए सभी को सुधार करना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट की बात करूंगा कि उस स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशर को भी एक सिस्टम लाना होगा ना। ऐसे पब्लिशर को उनको बाहर कर देना चाहिए, उन स्कूलों को भी। मैं इस चीज को करेक्शन के लिए, जो ये बुकमैन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, जो हम बात कर रहे हैं, वो इसी चीज के लिए कि हमें ऊपर से लेके नीचे तक देखिए सब जितना आउटर पे हम लोग जाते हैं उतना हम देखते हैं कि लेट, उतना उन लोग को लेट में उन लोग ऑर्डर देते हैं। मेन स्कूल सारा जो है वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ थोड़ा सा जो लिस्ट को लेके चलते हैं ना, वहाँ तो लिस्टेज अभी अभी तो देखिए अभी बनना शुरू हो रहा है लिस्ट। अभी तक तो हम लोग सकते जो बड़े स्कूल है उसमें सब आ गए, लेकिन जो इंटीरियर में स्कूलें हैं जहाँ थोड़ा परेशानी होता है, वहाँ का अभी हम लोग भी अप्रोच कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन भी पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पाया ना। जी, 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 जी। तो सभी किताबें सब जगह उपलब्ध हो सके। नितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज कर रखा है कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे। और नितेश जी जब बोलते हैं ना, तो सम्राट के तरह पूरा एक अच्छा वो लेके आते हैं मुद्दा। नहीं अनुज जी, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। हम लोग की जो जो पूरे बुकमैन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आपने कहा ना कहीं हमें हमारी जो उपलब्धता, माने हमारी जो रिचेबिलिटी है, वो लोग नहीं मान रहे हैं कि हम कोई इसेंशियल चीजें दे रहे हैं। पहले तो सरकार को या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले, सोचने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि हम कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट हो। दूसरी बात, स्कूलों की जो हम जब बात करें कि लिस्ट पहले देते हैं, स्कूलों के पास एक मजबूरी है कि सीबीएसई और अनेक बोर्ड अलग अलग समयों पे अलग अलग गाइडलाइन देते हैं, और उनकी गाइडलाइन इतने शॉर्ट टाइम में आती है कि फिर स्कूल सोचता है कि हम लिस्ट को क्या करें। जैसे अभी कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि 2022 से 23 से एनईपी 21 से फिर अभी डेली हरदम सीबीएसई हर हफ्ते में 15 दिन पे कुछ नई नई चीजें करता है। तो स्कूल को ये तय करने में दिक्कत हो रही है कि भाई हम अपना सिलेबस कैसे बनाएं, क्योंकि वो शुरू में अगर गार्जियन से उन्होंने कोई एक किताबें क्रय करने के लिए कह दिया, फिर बाद में उनकी कोई दूसरी गाइडलाइन आ गई, फिर उसके लिए जब वो दोबारा कहते हैं तो गार्जियन कहता है कि आप साल भर किताबें के लिए बोलते हैं। तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो भी बोर्ड्स हैं, एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, वो अपनी, जैसे आईसीएसई ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमारी क्लासेस कब से चलेंगी और एग्जाम्स कब होंगे। तो ये क्लियर आ गया, नीचे की क्लासेस के लिए भी उन्होंने क्लियर आईसीएसई बोर्ड ने भेज दिया, तो स्कूल आईसीएसई के अपने काम को अपने समय से कर रहे हैं। लेकिन सीबीएसई अभी भी क्लियर नहीं किया कि कक्षा पहली से लेकर के और 8वीं तक के क्लासेस कब से चालू होंगे। दूसरी बात, इनके एग्जाम्स कब होंगे। अलग अलग सिलेबस में ये चेंजेस बिना किसी नोटिफिकेशन एनईपी के ध्यान में रखते हुए और अंदर अंदर ये कर रहे हैं। इसके अगर ना इसके लिए बताया जाए उनको कि भाई आप जो भी बताना है पहले बता दीजिए। अब एनसीईआरटी आर्ट इंटीग्रेशन करके कोर्स है स्कूलों का, क्या है कि उसमें कई नाटक और कई चीजें ऐसी करनी है जो एनसीईआरटी की किताबों से उठा करके करानी है। तो अब स्कूल को है कि हम जब एनसीईआरटी की किताब रिकमेंड करेंगे तभी तो उन नाटक को, उन चीजों को जो उनके एग्जाम में है वो करनी है, हम कराएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कारण है लेट लिस्ट आने का। जो बड़े स्कूल हैं भाई, दो तरह के कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी है। एक ऐसे जो अच्छी फीस स्ट्रक्चर्स के साथ चलते हैं स्कूल, आउटर में वो स्कूल है जहाँ कम फीस स्ट्रक्चर के साथ लिमिटेड संसाधन के साथ भी स्कूल चल रहा है। तो केवल हम स्कूलों को सीधे, जैसे अगर ये दोषारोपण करते हैं, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि स्कूल निगोशिएट करता है। स्कूल तब निगोशिएट करता है जब हम उसको निगोशिएशन करने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम कहते हैं, जब उसे हम लालच देते हैं, तब वो कहता है कि नहीं ठीक है भाई, किसी को भी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन हम अगर उसे प्रॉपर चीजें देते हैं तो स्कूल कभी भी केवल उसके आधार पे अपना कोई निर्णय नहीं करता है, लेकिन उसे सही जानकारी होनी चाहिए। इसके पीछे स्कूल की मजबूरी होती है कि बोर्ड द्वारा कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता है कि सेशन कब से चलाए जाएंगे। मैं बिल्कुल अभी सहमत हूँ आपसे नितेश जी, चाहे वो सिलेबस को लेके बात है, चाहे एनसीईआरटी की किताबों को लेके है, या एनईपी को लेकर है। एनईपी को लेकर इस समय असमंजस चारों तरफ बना हुआ है। एनईपी 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 नई राष्ट्रीय नीति जो है, बस केवल ये शिक्षा नीति जो बनाई जा रही है, केवल इसमें लगे हुए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
लेकिन इसका कोई ये नहीं पता है कि आपको किस तारीख से इसको लागू करना है। जैसे सरकार किसी कानून को पास करती है, किसी बिल को पास करती है और उसमें साथ में ये लगाती है कि यह इस महीने से, इस माह से लागू होगा, वैसे ही ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आज तक किसी पब्लिशर को, किसी स्कूल को ये चीज नहीं है कि ये कब से लागू होगा, और लागू होगा तो उसमें क्या-क्या होगा। आपने अपना डिस्कस किया, ड्राफ्ट बनाया, सारी चीजें कर दी। अब अभी सारी तक तो किसी भी तारीख को बता पब्लिशर दें को इसके तो तारीख के साथ सभी लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं, बुलाया। सभी लोग हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि अप्रैल में स्कूल खुलने की बात है, तो अप्रैल में स्कूल खुलने के लिए सरकार का, किसी राज्य सरकार का या किसी केंद्र सरकार का कोई भी ये लागू नहीं किया गया है कि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा या जुलाई से। उन्होंने 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तो डिक्लेयर कर दिया कि मई में होंगे, फिर डेट शीट भी निकाल दी, डेट शीट भी दे दी, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी लेट हुआ, हम उसको भी सही मानते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का जो नया सत्र स्टार्ट होगा, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 10वीं का बच्चा जब मई में पढ़ेगा, मई में एग्जाम देगा, तो उसका सत्र तो जुलाई से ही, ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसका सत्र 11वीं का जो है वो जुलाई में होगा। लेकिन जो बाकी की 11 क्लासें बची, कक्षा 1 से 10 और 12वीं की क्लास, वो कब से स्टार्ट होगी? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और बताना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल अपने लेवल पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, कोई कहता है कि हम मार्च में एग्जाम लेंगे, कोई फैब एंड में लेंगे, वो सारे एग्जाम के चक्कर में। लेकिन ये अपने अपनी अटकलें हैं, अपने अपने, लेकिन कोई एक कॉन्क्रीट जो कहते हैं ना कि वो डिसीजन किसी भी स्कूल ने ले लिया है, जो मैं नीतीश जी आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वही बात है कि स्कूल, अच्छा आप बताइए कि अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट नहीं आई है क्लास 10th की, मई में एग्जाम्स चालू होने हैं। तो जब अगर अप्रैल से क्लासेस चालू की जाती हैं, नया सत्र चालू किया जाता है, और अगर 10th का बच्चा उसी कैंपस में पढ़ रहा होता है और 9th के बच्चे को हम प्रमोट करके 10th में ले जाएगा स्कूल, तो अगर सेम समय में दो बने, 10th वाली भी क्लास और नई 10th की क्लास, दोनों सेम समय में क्लास में होगी ना, उसमें कैसे हो पाएगा आप बताइए? अगर अप्रैल से स्कूल सत्र चालू करता है तो, क्योंकि परीक्षाएं तो अभी भी प्रैक्टिकल्स के डेट्स नहीं आए हैं। अगर वो मार्च में चालू होते हैं, अप्रैल तक जाते हैं और नया सत्र 1 अप्रैल से चालू किया जाता है, तो जो 9th का बच्चा है जो 10th में प्रमोट कर दिया जाएगा, और 10th का बच्चा अपनी क्लास में एज इट इज पहले से उपलब्ध है, तो फिर वो दोनों बच्चे एक ही क्लास में कैसे पढ़ेंगे? तो कहीं नहीं, ना कहीं क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। हाँ, ये एक कंफ्यूजन है सभी स्कूलों के लिए। या तो वो अप्रैल में छुट्टी करेगा उनको कि भाई आप घर से फिर दोबारा से ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाएं, या अल्टरनेट डेज पे बुलाना चाहेगा कि अप्रैल में नए बच्चे को बुलाए 10th के, और फिर मंडे को उसको बुलाए, तो ट्यूसडे को पुराने बच्चे को बुलाए। लेकिन ये टीचर के लिए भी एक समस्या है, तो इसके लिए सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और इस चीज के लिए भी नए सेशन के लिए डेट डिसाइड करनी चाहिए। क्यों मानव जी, आप भी यही कहना चाहेंगे कि नए सेशन की डेट सरकार की तरफ से रिलीज होनी चाहिए? बिल्कुल रिलीज होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे, हम लोग कुछ कर पाएंगे। और लांबा जी, सभी का मेरे ख्याल से यही होगा। बिल्कुल सर, मेरा व्यू यही है, गवर्नमेंट को डेट डिसाइड करनी चाहिए और उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट तरीके से स्कूल ओपन करने चाहिए। जी, तो सब तैयारी कर रहे हैं अगले साल की, और अगले साल अच्छे से बच्चों को किताबों के साथ पूरा साल अपने टीचर के साथ क्लासरूम में पढ़ने को मिले। एक मैसेज मैं सभी के लिए चाहूंगा, उससे पहले मैं दीपक पांडे से बात करना चाहूंगा। दीपक पांडे जो अपने क्षेत्र में एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रकाशन का, प्रकाशक का, तो वो सभी स्कूल्स में मिलते हैं, सभी बुकमैन से मिलते हैं, और उनके साथ के दूसरे प्रकाशक के भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस घड़ी में, जहां पर 2020 में काफी प्रकाशकों के रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है और काफी लोग परेशान रहे हैं, और आज भी वो लोग परेशान हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं आपके इस मंच से मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समस्या तो थी, लेकिन आगे भविष्य बहुत अच्छा हो। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, मेहनत से काम करें, और अपना पेशेंस अब तक बनाए रखा है तो
उसको खोए ना, और सभी के साथ अपनी बस एक नियम से चलें, हर चीज अच्छा होगा, सही कमिटमेंट करें, भविष्य बहुत अच्छा होगा। आप फॉल्स कमिटमेंट के लिए तो आप भी कहेंगे ना कि भाई कभी नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी जो भी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चाहे आप स्कूल में बात कर रहे हैं या किसी बुकमैन से बात कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सर बिल्कुल, क्योंकि एक प्रतिनिधि को और एक प्रकाशक प्रतिनिधि स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं के बीच का एक माध्यम हो, उसके एक भी गलत कमिटमेंट से तीनों सभी गलत मैसेज जाते हैं। तो अपनी सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी या अपने क्षेत्र के अपने स्कूल का देखकर एक नियम से चलें, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्या है सर, लेकिन समस्या का समाधान भी है। हर चीज का पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। भविष्य अच्छा है और बहुत अच्छा है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। सावधानी के साथ चलें, धैर्य के साथ चलें, भविष्य अच्छा है। सब लोगों ने देख लिया है, पेरेंट्स ने भी, बच्चों ने भी, ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे हैं तो नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि वो, जैसा कि हमने बातचीत करी कि जीरो सेशन नहीं रहा, हमने कुछ ना कुछ इसमें हासिल किया ऑनलाइन के माध्यम से। आने वाला समय फिजिकल क्लासेस का फिर से होगा और फिर हम आगे इस पर लेके जाएंगे और बच्चे फिर वही किताबों से पढ़ेंगे। कुछ स्टेप हमें उठाने हैं, नकली किताबों को लेके, पायरेसी को लेके आगे बढ़ना है सावधानी के साथ। हम अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को और सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे। एक एक लाइन में मैं चाहूंगा कि जितने पैनलिस्ट इस समय जुड़े हुए हैं वो अपना संदेश यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से दें। मैं शुरुआत करता हूँ दिनेश जी के साथ। दिनेश जी, आपका संदेश, आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी सभी के लिए? सिस्टम अनम्यूट करके आपको बात। हेलो दिनेश जी, जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है दिनेश जी। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, जी दिनेश जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अब नहीं आएगी। नहीं दिनेश जी अभी नहीं आएगी, अपने शायद पहले अनम्यूट था, अभी म्यूट हो गया है। जी रिक्वेस्ट तो यही है सरकार से सबसे पहले कि एक तो सेशन का सबसे पहले वो अनाउंसमेंट करवा दे कि सेशन हमारा अप्रैल से जुलाई से जो भी है वो लोगों को पता हो जाना चाहिए। और जब हमको पता होगा और गार्जियन को पता होगा, स्कूल को पता होगा, तो वो लोग उसकी प्रॉपर माइंडसेट उनका बनेगा और फिर उसी हिसाब से उन्हें एडमिशन्स, किताब लेने की और स्कूल जाने की सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग से हो सकती है। तो सबसे पहला तो यही है कि सरकार इस चीज़ को अनाउंस करे कि हम लोग अप्रैल में सेशन चालू कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। बीच में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको हम लोग भी ध्यान रखते हुए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। भले उसके लिए 15 दिन ऑनलाइन जाना पड़े, फिर हम ऑफलाइन जाके बच्चे प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में जो अंतर आए 15-20 दिन का, वो ऑनलाइन चल सकता है, नो डाउट, बट उसके बाद फिर ऑफलाइन जैसे अपना स्कूल चलता है टाइमली, टाइम टू टाइम, वैसे ही सभी बच्चे और गार्जियन उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, उनका माइंडसेट भी हो जाएगा वैसे ही, और हम लोग को भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करने में आसान होगा, स्कूल को लिस्टिंग करने में और उनको बच्चों को किताबें लेने में। वो सभी का अपना एक थोड़ा सा मन बन जाएगा कि ठीक है, स्कूल तो प्रॉपर ऑनलाइन 15 दिन भले चल जाए, फिर ऑफलाइन चल के सेशन अप्रैल से ही चालू होना चाहिए। और हमारा मानना है कि अप्रैल से ही चालू होना चाहिए। पहले 20 दिन 25 दिन जो बीच में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम को लेकर, उसको कहीं भी आगे रिसेट किया जा सके, ताकि सेशन लेट होने से फिर बच्चों को और आगे प्रॉब्लम्स स्कूल्स को भी आएंगी। और एक्चुअली टाइम से अगर सेशन चालू होता है अप्रैल से, तो वो 20 दिन 25 दिन जो भी बीच में ब्रेक होता है वो कहीं मैनेज आके समर वेकेशन में भी कर सकते हैं, आगे अपने एक्स्ट्रा क्लास लेकर कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और रिक्वेस्ट भी यही है कि टाइम टू टाइम अगर स्कूल इसमें थोड़ा सा सहयोग करेगा। जी दिनेश जी का संदेश है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें अनाउंस हो जाए। लांबा जी आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को,
और मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को? मेरा अनुरोध अभिभावकों से है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस कदम को पहले उठाएं। दूसरा मेरा अनुरोध अभिभावकों से ये भी है कि वो पुस्तकों को क्रय करने के लिए पहली वरीयता अपने लोकल बुक सेलर को दें। अगर वहां पुस्तकों उपलब्धता ना हो तो ऑनलाइन जाएं। ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। जिन लोकल व्यापारियों ने आपका साथ दिया लॉकडाउन में, ये मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पहली वरीयता पुस्तकों को क्रय करने के लिए अपने लोकल बुक सेलर को दें। उसके बाद अगर वहां उनको पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है तो बिल्कुल ऑनलाइन जाएं। प्लस मैनेजमेंट से और गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि टाइमली स्कूल को रीओपन कराएं, जिससे बच्चों का जो लॉस हुआ है वो कवर हो सके। बिल्कुल। नितेश जी? पहली बात तो सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये बुकमैन इंडिया है हम लोग, जी। तो हम पब्लिशर्स से कहना चाहेंगे कि अगर राष्ट्र के निर्माण में स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, तो उससे बड़ा योगदान और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर्स की है और पब्लिशर्स के पास बुक सेलर्स की है कि अगर स्कूल अच्छी चीजें पढ़ाता है तो हम पढ़ाने का वो मटेरियल स्कूल को उपलब्ध कराते हैं। तो पहले पूरे भारत के पब्लिशर्स को और बुकमैन्स को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम इस देश के निर्माण के निर्णायक व्यक्ति हैं जो मटेरियल्स उपलब्ध कराते हैं। हम ये तय करवाने में मदद करते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं सर बुकमैन इंडिया के लोग, इससे जुड़े सभी लोग, जितने लोग इन चीज आज सुन रहे हो या आपके द्वारा ये बातें जहां तक जा पाए, कि पहले हम एक रिस्पॉन्सिबल बुकमैन, पब्लिशर और मटेरियल प्रोवाइडर बने, अपनी चीजों को फिल्टर करें, अपनी पॉलिसीज को सही करने के लिए सरकार से बात करें, खुद में तय करें कि हम अच्छी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। हमारे साथ के जो लोग गलत करने के लिए होंगे उन्हें हम पहले क्विट करके बाहर करेंगे। तो पहले हम उस तरीके से सरकार के पास जाएं और सरकार से अपने अधिकारों के लिए परिवार का अंग बन के हम उन संस्थाओं से, वो एचआरडी हो, एमएचआरडी हो, वो एनसीईआरटी हो, या सीबीएसई हो, वहां हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि हम जो चीजें कर रहे हैं हम ही प्रोवाइड कराते हैं। किसी स्कूल को सर फॉर एग्जांपल हम प्रेस करते हैं कि आप इन किताबों को आप पढ़ाइए, इससे बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो पहले हम उस मटेरियल को रीचेक कर लें कि हम अच्छी चीजें वहां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज, हम स्कूलों से भी ये कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं बुक सेलर आपके लिए मेहनत करता है, किताबें ढूंढ के ले आता है, पब्लिशर्स किताबें डिजाइन करता है और वो ले आता है, तो उन्हें भी उचित सम्मान दिया जाए, उनके साथ भी उचित व्यवहार किया जाए और उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो आपकी जो आप कर रहे हैं, जो आपने स्कूल खोल रखा है, बच्चों के एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें हम आपकी अच्छी मदद कर पाए। तो सर ये दोनों पक्षों से चीजें जरूरी हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को बहुत क्लियर कट तरीके से रखें, क्योंकि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हैं। हम देश के निर्माण में अगर शिक्षक और विद्यालय, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, शिक्षक और विद्यालय एक अच्छी भूमिका निभाते हैं राष्ट्र निर्माण में, तो उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करने का काम वो एनसीईआरटी भी एज ए पब्लिशर, अगर हम बात करें एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी भी गवर्नमेंट का एक पब्लिशर है जो चीजों को पब्लिश करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीईआरटी क्यों भी होनी चाहिए कि वो कोई संस्था है, चीजों को रिसर्च करती है और सामने रखती है, तभी पब्लिशर्स उसको प्रिंट करते हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन जो है, सरकार को एनसीईआरटी को भी अपना पब्लिशर्स मानना चाहिए और पब्लिकेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी पब्लिशर्स को अपना एक अभिन्न अंग मानना जाना चाहिए कि नहीं, ये रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर्स हैं। जो एनसीईआरटी या सरकार जो इसको करने वाली संस्था है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, उस संस्था के पास सभी पब्लिशर रजिस्टर्ड हो कि भारत में इतने पब्लिशर्स हैं जो रजिस्टर्ड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ वो इन बुकमैन्स के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये तीनों कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी की तरफ। तो ये संदेश मेरा होगा कि हम जो काम करें अच्छे से करें, पहले खुद भी अपनी चीजों को एक बार सही कर लें। सारे बुकमैन, सारे पब्लिशर्स हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपनी बातों को ले जाएं और फिर लड़ें। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा नितेश जी। और आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को ठीक करें और फिर जो है लोगों को सुधारने में निकलें और सरकार से बात करें। सबसे पहले हमें अपना आकलन जरूरी है।
आज मेरे साथ जितने पैनलिस्ट हैं, वो तो मैं ये जानता हूँ कि सबने पूरा अपना आकलन कर रखा है कि मैसेज औरों के लिए है कि औरों को सोचना है कि जो इस गलत में जुड़े हुए हैं, एक थोड़े से मुनाफे के लिए, नकली धंधे को लेकर, एक ज्यादा मार्जिन को लेकर कुछ प्रकाशक को वो आगे कर देते हैं, तो वो सारी चीजें देखनी होगी सभी को मिलकर। अनुरेश जी, आपका क्या संदेश रहेगा? जी आपका क्या संदेश रहेगा यहाँ पर जो स्कूल्स मैनेजमेंट है और पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि के माध्यम से कि उनको आगे क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? तो हम लोगों को तो सबसे पहले स्कूल जो ऑर्डर्स हैं समय से दें ताकि हम लोग उनके फुलफिल कर सकें, क्योंकि अभी पीछे सेशन की ऑर्डर जो आए थे मैक्सिमम उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं और हम लोग भी आगे कंपनी को दे दिए हैं और पेमेंट्स आ जाए उनके सही समय पे, बस यही मेन है ताकि आगे आप लोग को भी फॉरवर्ड करें, आप लोग भी हमको अच्छे से सर्विस दे सकें। मेन स्कूलों को यही हम कहेंगे कि पेमेंट मेन फोकस है, क्योंकि सप्लाई वाली किताबें हैं हम लोग के पास, सप्लाई स्कूल है, उनके पेमेंट टाइम से नहीं आते, तो कुछ ऐसा बनाए स्कूल वाले ताकि हम लोग के पेमेंट आए। तो अनुरेश जी का बिल्कुल सही कहना है कि जो स्कूल, जो विद्यालय सप्लाई लेकर हैं और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फीस के माध्यम से फीस नहीं आ पा रही है, कुछ भी जिस तरह से भी वो मैनेज करें। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा, फीस आपको देनी है, आपका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है, वहां से सर्टिफाइड होता है, वो अगली कक्षा में बैठेगा, क्लास जाएगा, बोर्ड करेगा, आने वाले टाइम में किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो जहां पर भी है फीस तो आपको देनी पड़ेगी। जैसे आप आज की डेट में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन का भुगतान कर रहे हैं, बाकी भुगतान कर रहे हैं, तो उस फीस का भी भुगतान करें। आपके साथ एक साथ पिछले साल की और अगले साल की फीस का बोझ ना पड़े, तो सभी सभी पब्लिशर्स को पैसा दे सके और ये चेन जो है ये सुचारू रूप से बने। जी सुशील जी, आपका संदेश क्या रहेगा सभी के लिए? कि हमारा संदेश सरकार से ये है कि सारा कुछ तो खुल गया, पिक्चर हॉल हर चीज खुल गया है, हम लोग जुलाई से वेट कर रहे हैं, इस महीने खुलेगा, करते करते 3-4 बार डेट आ चुका। अब जो डेट आया है उस पे मतलब फोकस करके उसको खोल दे इस साल स्कूल, नहीं तो जो स्कूल अगर जब खुलेगा तभी नॉर्मल होगा। तो और जो बुकिंग भी लेट हो रहा है, पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना होगा। पेरेंट्स भी इस समय ये है कि मैं पेरेंट्स तो पहले से तैयार है, पेरेंट्स तो तैयार है कि स्कूल खुले, हम लोग बच्चों को भेजे, पेरेंट्स तो उग गया है 6 महीने से। जी और स्कूल वाला भी तैयार है कि कब आदेश आए कि हम खोले स्कूल, केवल अब सरकार की तरफ से सब रुका हुआ है, क्योंकि वो हम लोग भी डेट कम से कम 5-6 बार आ चुका कि अब खुलेगा अब खुलेगा। अब जो डेट आया है इस डेट को खुल जाना चाहिए, जो 10 तारीख से 6 से 8 तक का है, उसके बाद आपका 1 तारीख से प्राइमरी स्कूल खुलने का है। ये जो डेट आया है इस पे खुल जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये नॉर्मल होगा तभी हम लोग अप्रैल में अच्छे से सेशन चला पाएंगे या किताबों को सेल कर पाएंगे। अगर ये अभी भी जो डेट मिला है उसमें अगर नहीं खुलता है तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल उस हिसाब से रिथम में आ जाएगा ना, हम लोग भी आ जाएंगे, स्कूल का भी एक नॉर्मल नेचर हो जाएगा, सब गार्जियन का हो चाहे बच्चों का हो चाहे सेलर का हो, तो फिर स्मूथली हम लोग अप्रैल में अच्छे से व्यापार कर सकते। हम इसी सकारात्मक सोच के साथ यही मैसेज लेके चलते हैं कि सभी सामान्य हो चुका है। हम अपने आप को मानते हैं कि जैसा कि हम बाजार में, मंडियों में, कहीं पर भी मॉल, रेस्टोरेंट सब जगह देखते हैं तो वही भीड़, वही सब कुछ चालू हो गया है। तो एक विद्यालय जो है वो भी, विद्यालय में आने वाले बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल लेता है। स्कूल चाहता है कि जैसे उसके घर पर बच्चे हैं वैसे ही विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं। वो पूरी सावधानी के साथ चलता है, सैनिटाइज करके और सब चीजों को सुचारू रूप से लेकर चलता है। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है इस बीमारी से। यह बीमारी खत्म नहीं होने वाली है, यह बीमारी रहेगी, हमारे बीच में ही रहेगी, लेकिन सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ हमें इसके साथ जीना है। जैसे हम आज की डेट में पॉल्यूशन नाम की एक बीमारी के साथ जी रहे हैं, तो वैसे ही कोरोना नाम की एक बीमारी के साथ हमें जीना होगा। पॉल्यूशन के लिए हम सावधानी बरतते हैं, वैसे ही हमें इस कोरोना की सावधानी से चलना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पर बैठ जाएं
तो हम पॉल्यूशन से बचे रहेंगे या फिर कोरोना से बचे रहेंगे। सावधानी सब जगह जरूरी है, तो सावधानी के साथ स्कूल खुले और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें और सारी प्रक्रिया प्रॉपर चल सके। काफी देखा गया कि बच्चों ने वेट पुट ऑन किया और अपनी आंखों का, यदि हम बात करें, मैं किसी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा कि भाई चश्मे वालों का व्यवसाय बढ़ गया या ये आंखों के जो डॉक्टर हैं उनका व्यवसाय इसमें फल फूल रहा है। नहीं, यह कहीं ना कहीं एक समस्या है हमारे शरीर के लिए। हम जो है यहाँ से कमजोर होते जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को पेन रहने लगा है। एक सर्वे पूरा है, सर्वाइकल पेन, स्पाइनल कोड, ये जितने भी हैं ये समस्याएं बढ़ती जा रही है बच्चों की। क्यों? क्योंकि खेल कूद से दूर हो गए हैं और केवल इस स्क्रीन के सामने 7 से 8 घंटे बिताना। साथ ही वो थोड़े से दूसरी तरफ भी अपना ध्यान कर देते हैं, क्योंकि सामने ना तो पेरेंट्स हैं ना ही टीचर है, तो वो कर क्या रहे हैं ये हम लोगों को नहीं पता होता है। ये सारी चीजें फिजिकल अटेंशन में ही हो पाती है और फिजिकल अटेंशन क्लास में जाके ही होती है। मानव जी, आपका क्या संदेश रहेगा? इस प्रोग्राम के अंत में आपके संदेश के साथ हम विराम चाहेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए। आपका संदेश सभी के लिए। थैंक यू। मेरा संदेश गवर्नमेंट के लिए है कि एजुकेशन को एक प्राइमरी नीड के साथ समझें और उसको प्रमोट करें। अभी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लास्ट में रखा हुआ है कि स्कूल सबसे लास्ट में खुलेंगे, सब है। इनको गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि एजुकेशन हमेशा प्रायोरिटी रही और हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दूसरा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पायरेसी के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाया जाए, लॉ बनाया जाए, जिससे कि ना केवल बुक इंडस्ट्री में बट टोटल इंडस्ट्रीज में पायरेसी के अगेंस्ट एक मुहिम होनी चाहिए और खासकर तभी जो है इसका इंटेलेक्चुअल राइट सही निकल आएगा। दूसरा, मैं अपने पब्लिशर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टफ टाइम्स हैं, आप हम अपने बुक सेलर्स का सपोर्ट करें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं अपने बुकमैन को कहना चाहूँगा कि हम लोग चैलेंजेस के लिए बने हैं। हम लोगों ने हमेशा चैलेंजेस का मीट किया है और हम लोग को एकजुट होके आज का चैलेंज भी मीट करना है और साथ मिलके आगे बढ़ना है। और मैं अपने कस्टमर्स से और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि एजुकेशन को बच्चों को आप लोग को देना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप बच्चों को स्कूल भेजिए और उनकी एजुकेशन और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करिए। थैंक यू। सभी के लिए मानव जी का संदेश बहुत सराहनीय है और इस पर ध्यान दें। बहुत अच्छी बात मानव जी ने बोली। सभी लोगों का संदेश हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में रहेंगे। ये बुकमैन ऑफ इंडिया सभी लोगों को जोड़कर आगे चलना चाहता है और इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान इस बुकमैन का भी है। और जैसा हमारा पूरी चर्चा हुई नीतीश जी से, सुशील जी से, दिनेश जी से, अनुरेश जी से, मानव जी से, लांबा जी से, सबसे चर्चा हुई, तो सबके लिए प्राउड फील करने की बात है कि वो प्राउडली कहते हैं कि मैं एक बुकमैन हूं और मुझे किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं है कि मैं बुकमैन हूं। ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है और अपनी नई जनरेशन को भी वो अपने इसी व्यवसाय में लाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है। तो इसी के साथ हम इजाजत लेंगे। आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप बुकमैन ऑफ इंडिया का हिस्सा बने और इसी तरह से बुकमैन ऑफ इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे। हम सभी जगह से सब लोगों को एकत्रित कर आगे बढ़ेंगे और नीतीश जी की बात को रखते हुए पहले हम लोगों को बोलेंगे कि पहले अपने आप को फिल्टर करें, अपने आप को ठीक करें और फिर स्ट्रक्चर को ऊपर से लेके नीचे तक हमें ठीक करना है। हम मिलकर सब चीज कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक होना, हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी और एक होकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद करता हूं और हम अपने अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।